हाय फ्रेंड्स, आज हम हेलोएल्केन और हेलोडेन का 10th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, और उसमें भी E2 की चर्चा किए हैं। इसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे E1 रिएक्शन के बारे में। डालिएगा हेडिंग बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इसी को हम हिंदी में कहते हैं द्विआण्विक उन्मूलन अभिक्रिया, या इसी को उन्मूलन की जगह पे कभी कभी विलोपन भी लिखा हुआ मिलता है, तो परेशान होने का सकता नहीं है। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन। इसकी यदि हम बात करें तो सिंपल कारण इसे कि याद करो, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, E1 के बारे में पढ़े थे ना, जिसमें आपको हम क्या बताए थे कि स्मॉल आइटम या ग्रुप वहाँ से इलिमिनेट हो जाता था, विलुप्त हो जाता था, और वहाँ पे क्या बनता था, डबल बॉन्ड बनता था। याद कीजिए, यहाँ पे E1 के केस में वीक बेस की टेंडेंसी लिए थे। किसकी बात किए थे? वीक बेस की बात किए थे, वीक बेस की बात किए थे। और वहाँ पे आपको पहले हैलोजन रिमूव होता था और कार्बोकेटन बनता था, और तब जाकर बेस का अटैक होता था। यहाँ पे क्या होने वाला है E2 के केस में? हाँ, एक बात और, उसमें आपको उसका जो रेट था वह आपका वीक बेस और एल्काइल हाइड्राइड दोनों पे डिपेंड करता था। यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, इसका जो रेट होगा वह RX यानी कि एल्काइल हाइड्राइड पे भी डिपेंड करेगा और बेस पे भी डिपेंड करेगा। और यहाँ पे बेस कौन सा बेस लेना है? स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार। क्लियर? इसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एल्काइल हाइड्राइड है यहाँ पे RX, और यहाँ पे हम किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। ध्यान रहे कि यह बेस कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर? एक काम करो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो कि RCH और फिर CH2X। स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस लेने की पीछे खासियत है क्या? जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वह हाइड्रोजन को निकलने की, बोले तो हाइड्रोजन का निकलने का वेट करेगा नहीं, वो सीधे इस हाइड्रोजन को जाकर पकड़ेगा और तुरंत जाकर क्या बन जाएगा आपका RCH डबल बॉन्ड CH2, जो कि आपका क्या है? एल्कीन है। तो इसका जो रेट हुआ वह इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। रेट बोले तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दर। इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा। ये नो डाउट, यह X है, यहाँ पे X इज इक्वल टू हैलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका रेट दोनों पे डिपेंड किया। एटम इलिमिनेट हो रहा है, इलिमिनेशन रिएक्शन रेट दोनों पे डिपेंड किया। इसी को क्या बोल दिए हम? E2 बोल दिए। क्लियर? चलिए, तो इसको लिखो, फिर हम लोग इसके मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। चलो, आई होप आप इसको नोट कर लियो। इसको मिटाते हैं। देखिए, इसको थोड़ा और अच्छा से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे R और यहाँ पे आपके पास CH, और मान लो कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगा हुआ मान लेते हैं यहीं पे, और यहाँ पे आपके पास क्या है? CH2 है। क्लियर? हम क्या किए हैं, इस एरो के ऊपर हम यहाँ पे मेंशन किए हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? बेस मान लो क्या काम करते हैं, बेस को यहाँ पे B लिखते हैं, B-। बात समझ जाना, जब हम एग्जांपल देंगे इसकी तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी। अब ध्यान दो, CH2 यहाँ पे CH3। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस आएगा ना तो होगा क्या? स्ट्रॉन्ग बेस लेने के पीछे खासियत क्या है, सुनो ध्यान से। स्ट्रॉन्ग बेस हैलोजन का हटने का इंतज़ार नहीं करेगा। हैलोजन का हटने का इंतज़ार नहीं करेगा, ध्यान रखना।
यह तुरंत क्या करेगा कि इसके बगल में जो हाइड्रोजन है या इसके बगल में जो भी आपको मेंशन किया हुआ हो H, यह तुरंत जाकर इस पर अटैक करेगा और जैसे अटैक करेगा तो ए बॉन्ड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा और ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और इसको थोड़ा सा और ग्राफ में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यह R है और ये आपका क्या है CH है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा। तो यहाँ पे X दिखा दीजिए, यहाँ पे CH2 है और फिर CH2 के ऊपर क्या था H, और मान लो कि ये जो आपका B माइनस इस H के साथ अटैच किया हुआ है तो E बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि इस पे एक बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। क्लियर। और यहाँ से हाइड्रोजन और फिर आपका यहाँ पे क्या अटैच हो रहा है, B माइनस। यहाँ पे हो क्या है समझो ध्यान से, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है ना, यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तभी तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। ये जो आपको ये जो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो बॉन्ड है वह क्या हो रहा है, आपका बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। यह बॉन्ड क्या हो रहा है, तो ये बॉन्ड भी आपका ब्रेक हो रहा है और यह बॉन्ड क्या हो रहा है, आपका बन रहा है, यानी कि फॉर्म्ड हो रहा है। क्लियर। इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमित अवस्था। अब देखो, जब यहाँ से यह ब्रेक हो जाएगा तो यह क्या निकल गया, BH, और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो X माइनस, और जैसे यह हाइड्रोजन गया यहाँ से BH गया तो यह क्या बन गया आपका R CH डबल बॉन्ड और CH2। ये आपको दिख रहा है कि यह क्या है, एल्कीन है। याद कीजिए जब हम एलिमिनेशन को पिछले लेक्चर में शुरू किए तो वहाँ पे आपको हम क्या बताए थे, ये बताया था ना कि वहाँ पे आपका संतृप्त से, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच का जो कुछ एटम होगा, कुछ ग्रुप होगा, वह इलिमिनेट होगा, विलुप्त होगा, और वह विलुप्त होकर किससे बन जाएगा, डबल बॉन्ड में बन जाएगा। आप देखो कि इस सिंगल बॉन्ड से ये जो आपका संतृप्त यौगिक है, इससे दो आइटम इलिमिनेट हो जा रहा है, दो आइटम यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, और हटकर क्या बन जा रहा है, डबल बॉन्ड। हाँ, आप पाओगे कि इसकी पहले वाले में E1 वाले में पहले हाइड्रोजन निकलता था और हाइड्रोजन निकलकर कार्बोकेटायन बन रहा था। वहाँ पे काफ़ी सारा डिस्कस किए हुए थे पिछले लेक्चर में हम। कार्बोकेटायन बन रहा था और तब जाकर कोई बेस अटैक कर रहा था। बट इन द केस ऑफ E2 के केस में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इस बेस का अटैक होना और यहाँ से हाइड्रोजन का हटना और डबल बॉन्ड का बनना। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दो। इसमें इस बेस का अटैक होना, हाइड्रोजन के बॉन्ड को टूटना, हाइड्रोजन को यहाँ से हटना और डबल बॉन्ड का फॉर्म होना, दोनों सब साथ साथ हो रहा है। जब साथ साथ हो रहा है तो उस स्टेट को हम इंटरमीडिएट नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्लियर। और सोचो, ये थोड़ा थोड़ा एल्किन बन रहा है ना, इसको हम आम भाषा में बोल देते हैं बेबी एल्किन। क्या बोल देते हैं, बेबी एल्किन। क्लियर। और क्या बन गया आपका RCH डबल बॉन्ड CH2। देखो, इसमें पहली बात आपको ध्यान रखनी होगी, कुछ पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। क्या कि E2 के केस में स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ऐसा क्यों, फिर से सुनो ध्यान से। E1 के केस में जो हमारे पास वीक बेस था, तो वीक बेस क्या कर रहा था, हाइड्रोजन को वहाँ से हाइड्रोजन हट रहा था, तब बेचारा बेस कमज़ोर था, तब जाकर वह प्लस वाले पे H पे अल्फा H पे अटैक कर रहा था और वहाँ डबल बॉन्ड बन रहा था। बट यह स्ट्रॉन्ग है, यह हाइड्रोजन को हटने का इंतज़ार नहीं करेगा। जब हाइड्रोजन का हटने का इंतज़ार नहीं करेगा तो सब साथ साथ होगा, और साथ साथ होगा मतलब कि एक ही स्टेप में होगा, और एक ही स्टेप में होगा तो उसके बीच के स्टेट को हम ट्रांजिशन बोलते हैं, न कि इंटरमीडिएट बोलते हैं, और बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। तो ध्यान रखना कि E2 के केस में जो हम बेस लेंगे वह कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, पहली बात। दूसरी बात याद करो, उसमें ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो वहाँ पे एक ही स्टेप हो रहा था E1 के केस में। याद करो, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
एल्काइल हाइलाइड पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्काइल हाइलाइड से हाइड्रोजन हट रहा था, तब ना बेस अटैक कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बेस का अटैक होना और इसका हटना, हाइड्रोजन का हटना, दोनों साथ साथ हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो रेट है, जो इसका दर है, वह दोनों पे डिपेंड किया, इस Rx पे भी और इस आपका जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यह 1 1, तो इसका ऑर्डर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 इज इक्वल टू कितना, 2, और 2 बोले तो सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेट हो रहा है, तो ये 2 हो गया। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात करते हैं हम, तीसरा और इम्पॉर्टेंट। पहले बताओ कि इसमें कितने स्टेप में रिएक्शन हो रहे हैं, इसको छोड़ो, पहले बताओ कि E1 वाला में कितने में हो रहा है। यदि आप नहीं देखो लेक्चर तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 9th लेक्चर है वो, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप। वहाँ पे आपको हम क्या बताए हैं कि वहाँ पे पहले कार्बोकेटायन बनता था फर्स्ट स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपका हाइड्रोजन बेस अटैक करता था, तब जाकर डबल बॉन्ड में था, यानी कि 2 स्टेप। लेकिन यहाँ पे देखो तो सब तो एक ही साथ हो रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर 3 में कि जो आपका रिएक्शन है E2 रिएक्शन प्रोसीड इन सिंगल स्टेप। अब देखो यह एक ही स्टेप में तो प्रोसीड हो रहा है ना, तो तीसरी बात हो गई। चौथी बात कर लेते हैं, क्या, सुनो ध्यान से, क्या इसमें कहीं से कार्बोकेटायन बन रहा है? इसमें तो कार्बोकेटायन बन रहा था ना, क्या इसमें कहीं से कार्बोकेटायन है? नहीं है, तो लिख दो कि नो कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, नो कार्बोकेटायन, कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है। पांचवी बात कर लो। अब सोचो कि ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट जो यहाँ पे जो संक्रमित अवस्था है, संक्रमित अवस्था जितना ज़्यादा स्टेबल, जितना ज़्यादा स्थिर, उतना ज़्यादा E2 रिएक्शन करे। तो आप बोल सकते हो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा E2 रिएक्शन का रेट। क्लियर? चलिए, तो ये तो आपकी कुछ बात हो गई नंबर 5 में, इसको लिखिए। फिर नंबर 6 और 7 की बात करते हैं, वहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, कौन कौन सा क्या होगी। चलिए नंबर 6 की बात करें, नंबर 5 तो हो ही गया। चलो नंबर 6, अच्छा की और नंबर 5 में ही एक बार बात कर लो। देखो तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर डिस्कस किया। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल का मतलब क्या, देखो संक्रमित अवस्था की स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता जितना ज़्यादा, उतना आपका E2 का रेट ज़्यादा, ये लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या, ध्यान दो, इसका मतलब है क्या, तो देखो संक्रमित अवस्था का स्टेबिलिटी ज़्यादा यानी कि बेबी एल्कीन, अभी लिखे था ना उसी को, बेबी एल्कीन की स्थिरता ज़्यादा यानी कि E2 का रेट ज़्यादा। बेबी एल्कीन बोले तो और अच्छा इसको हम कहना चाहें तो मोर क्राउडेड यानी कि अधिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अधिक समूह जुड़ा हुआ हो, अधिक समूह जुड़ा हो, ठीक है। अधिक समूह जुड़ा होगा तो इसका ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और E2 का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर? चलो छठी बात कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे हम। कौन सा बेस लेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यह X माइनस का हटने का इंतज़ार नहीं करेगा, हटने का इंतज़ार नहीं करेगा। क्लियर? स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा होता है तो ध्यान रखना, यदि आपको किसी कोने में मिल जाए अल्कोहलिक KOH, हिंदी में लिखोगे तो अल्कोहलिक हो तो अल्कोहलिक ही लिखेंगे। इसी को शॉर्ट में AL से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहलिक हिंदी में अल्कोहलिक। चलो NaOH ले लो,
NaNH2 आपको मिल जाए, NH3 मिल जाए, ये सब का सब स्ट्रॉन्ग बेस है। और भी आपको RO माइनस में चले जाओ, जैसे कि आपको मिल जाए CH3O माइनस, C2H5O माइनस। यह यदि किसी कोने में दिखे तो समझना कि स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है और यहाँ पे E2 रिएक्शन प्रोसीड होगा। नेक्स्ट नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना क्या, तो इसमें ध्यान रखना एल्काइल हाइलाइट के बारे में बात करते हैं। एल्काइल हाइलाइट, यहाँ भी वही कहानी है, समझो बात को। याद कीजिए जब हम पिछले लेक्चर में E1 की चर्चा किए थे तो वहाँ पे हम क्या बताए थे एल्काइल हाइलाइट के केस में कि 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइट का जो रेट होता है E1 का वो सबसे अधिक, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की और फिर मिथाइल वाली की बात किए थे। ऐसा इसलिए किए थे क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइट है तो वहाँ से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा था, 2 डिग्री था तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और स्टेबिलिटी में सबसे आगे 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है। क्लियर? सोचो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन स्टेट बनाना है और ट्रांजिशन स्टेट मोर क्राउडेड हो, यानी कि ज़्यादा भीड़ हो, अधिक समूह जुड़ा हुआ हो। तो 3, 2, 1 में किसके अधिक समूह है? 3 वाले के पास है ना। तो यहाँ भी एल्काइल हाइलाइट की बात करें तो 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइट सबसे आगे, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। क्लियर? अब याद करो हम, ये तो आपका E2 का हो गया। याद कीजिए यही चीज़ हम E1 में डिस्कस किए थे। याद करो यही बात स्टेबिलिटी की हम SN1 में भी चर्चा किए थे। सिर्फ SN2 की बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या हो रहा था 3 डिग्री। SN2 में 1 डिग्री सबसे अधिक प्रीफर होगा, यानी कि 1 डिग्री का रेट अधिक होगा SN2 दिखाने के लिए। बट E2, E1, S1 और SN1 दिखाने के लिए 3 डिग्री की रेट अधिक होगी। ऐसा क्यों? तो फिर से रिपीट करते हैं क्या कि जितना E2, E1, SN1 है ना, समझो बात को। E1 और SN1 में तो कार्बोकेटाइन मिल रहा था, तो नो डाउट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइट से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा, तो स्टेबिलिटी में सबसे आगे। क्लियर? E2 में कहता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनाओ, यानी कि बेबी एल्किन बनाओ। बेबी एल्किन की स्टेबिलिटी अधिक तब होगी जब उसमें मोर क्राउडेड, यानी कि अधिक समूह जुड़ा हुआ होगा। तब पाओगे कि 3, 2, 1 में 3 वाले के पास अधिक समूह है, तो उसके लिए यह E2 किस में आ गया। बट SN2 बोलता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं। SN2 बोलते हैं जहाँ भीड़ कम, क्योंकि वह साथ साथ, याद करो बताए थे, वह साथ साथ अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और दूसरे न्यूक्लियोफाइल का जाना दोनों साथ साथ होता है। तो वहाँ पे वह चाहता है कि कम नंबर वाला एल्काइल मिले, यानी कि 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री SN2 के केस में। बट बाकी तीनों के केस में ये वाला कहानी देख लो। एल्काइल हाइलाइट आपका ये है ना, मान लो कि यहाँ पे R डैश, R डबल डैश और यहाँ पे देखो तो 3 डिग्री है। फिर आपके पास CHR डैश 2 डिग्री है, फिर RCH2X 1 डिग्री है, और फिर आपका CH3X देखो तो। नहीं दिखाई दिया? तो ध्यान रखना इसमें बड़ा ग्रुप है ना, इसमें अधिक नंबर ऑफ ग्रुप आपको अटैच हो लगा हुआ है, तो इस केस में E2 का रेट क्या हो जाता है, इसमें ज़्यादा हो जाता है। चलो नंबर 7 हो गया। नंबर 8 की बात करें हम, 2-3 पॉइंट और है, यहीं पे लिख देते हैं। नंबर 8 की बात करते हैं हम यहाँ पे सॉल्वेंट की। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो होगा पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक, पोलर जाकर, पोलर मतलब क्या, CX की बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और एप्रोटिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट नंबर 9 क्या, तो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी समझना ध्यान से। लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी ज़्यादा उतना आपका E2 रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा, उतना ही आपका याद करो SN1 की रेट ज़्यादा, उतना ही आपका E1 का ज़्यादा, उतना ही हमको SN2 का ज़्यादा। यानी कि कहने का मतलब ये ध्यान दो कि लिविंग ग्रुप, यानी कि बोले तो I ब्रोमीन Cl माइनस और F माइनस, यानी कि इस सभी में से आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में से आयोडीन माइनस जो होगा, जो आयोडीन हेलोजन के फॉर्म में जो अटैच रहेगा, तो ध्यान देना उस चीज़ को कि उसका जो हटने का दर है, उसका जो आयोडीन का हटने का जो रेट है
वह इस हाइड्रोजन में सबसे आगे होता है, इसलिए सबसे आगे होता है तो सबसे जल्दी हटेगा भी, रेट ही ज़्यादा है उसका। तो जब सबसे अधिक हटेगा सबसे अधिक E2 दिखाएगा, सबसे अधिक E1 दिखाएगा, सबसे अधिक SN1 दिखाएगा और सबसे अधिक SN2 भी दिखाएगा। इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। ध्यान देना इस बात को कि लिविंग ग्रुप की एबिलिटी ज़्यादा तो E2 का रेट क्या होता है, ज़्यादा। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और सारे कंसेप्ट को फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, उसको ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात आपको यहाँ बता दें, जैसे कि हम लोग एक पर रहते हैं, देखो तो RCH और CH2CH3, तो इसमें क्या बताना है। अभी भी इसको हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। देखो जो आपका हाइड्रोजन है ना, यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम अल्फा बोलते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन यहीं से तुम हटेगा, याद करो वहाँ पे कार्बोकेटाइन जब बन रहा था जैसे E1 वाला में, तो इसी को तो अल्फा बोल रहे थे ना, याद करो। और इधर वाले को बीटा, इधर वाले को भी क्या, बीटा। तो जब बीटा के पास हाइड्रोजन होगा तब ना कोई बेस आकर यहाँ से हाइड्रोजन को हटा लेकर चला जाएगा। याद कीजिए, बीटा के पास जब हाइड्रोजन होगा, बीटा के पास जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी तो कोई बेस आकर इसको लेकर चला जाएगा, इस हाइड्रोजन को, और डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोलो। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को कि यहाँ इस बीटा के पास हाइड्रोजन होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हालांकि पहले भी डिस्कस करा चुके हैं। चलो तो कुछ क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। पहले एक काम कीजिए आप लोग, पहले वीडियो को पॉज करके और ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है, कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तो फिर हम बताते हैं। एक काम करना, इसको ऐसे दिखा दो थोड़ा, ऐसे A नंबर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम। आप पाओगे कि यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है। जैसे हमारे पास अल्कोहलिक KOH आ गया तो आपको बेस तो है ही और साथ ही साथ कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर। देखो ढूंढो कि ये जो आपका ब्रोमीन जहाँ से अटैच है यही वाला तो अल्फा है ना, इधर तो कुछ है ही नहीं तो बीटा तो यह है। देखो इधर जब कुछ नहीं है, इधर क्या है आपका बीटा है। बीटा के पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, कुछ नहीं करो, ब्रोमीन तो यहाँ से ऑटोमेटिक हटेगा। सोचिए ब्रोमीन हटेगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग में सीधे इस H पे अटैक करेगा और यह H वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकलेगा। जब ऐसा कहानी होगी तो यहाँ कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। हाँ ध्यान देना, ये सब कार्बन है, लगे पहले भी डिस्कस करा चुके हैं हम, सब कार्बन है। आपको पता ही है कि एक कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है। यदि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाया है, इट मीन्स ऑन वेयर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, अर्थात वहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। तो पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, ऑर्गेनिक का मतलब यही होता है। चलो देखो यहाँ बात है, यहाँ भी अल्कोहलिक KOH, मतलब कहानी वही होने वाली है। तो आप देखोगे कि इस कार्बन के ठीक सम ब्रोमीन है, तो यह आपका अल्फा पोजीशन। देखो बीटा यह भी है, बीटा यह भी है, कोई संदेह नहीं कि इसके पास भी कार्बन है और हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट की संभावनाएं हो गई ना। आप देखोगे कि एक यहाँ से भी आएगा, एक यहाँ से भी आएगा। सोचिए, तो ध्यान देना, हमको दोनों बनाना होगा। कैसे, जैसे कि मान लो कुछ इस तरह से का अरेंजमेंट है C, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड और फिर C, एक तो यह बन जाएगा। प्लस यदि आप इस बीटा के हाइड्रोजन को हटाते हो और तब जाकर प्रोडक्ट बनाते हो तो यह कुछ इस तरह दिख जाएगा। देखो हाँ ठीक है, एक कार्बन है, कार्बन है यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे आपका CH3 और यह आपका H, यह आपका H, यहाँ भी कार्बन कार्बन, नो डाउट यहाँ भी सब कार्बन ही है ना। नहीं पता चला, देखो फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्रोमीन है। क्लियर। बीटा यह, बीटा यह। तो सोचो, हो सकता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है या इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करे। जब इस पे अटैक करेगा इसका स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जब OH माइनस, देखिए तो क्या होगा, यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से ब्रोमीन हटा, एक तो हो गया यह।
ये भी संभावनाएं हो सकती है कि यह यहाँ पे अटैक ना करके, हालांकि बनेगा दोनों, ऐसा बात नहीं है, हाँ एक मेजर होगा एक माइनर होगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ से ब्रोमीन बाहर। क्लियर? तो एक यह बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो आप पाओगे, याद कीजिए इसमें यह आपको जो दिख रहा होगा ये सिस ट्रांस वाली कहानी होगी, इसको हम बोला करते थे सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट याद कीजिए, इसको हम मेजर प्रोडक्ट बोला करते थे और इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? तो सुनो ध्यान से, मेजर बोलने के पीछे एक और खासियत है। क्या? आप ढूंढो अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा वह उतना ज़्यादा स्टेबल, तो आप पाओगे कि ठीक है यहाँ तो ठीक है अल्फ़ा दिख गया। ध्यान रखना कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है ना ये, लेकिन इसके बगल वाले अल्फ़ा अल्फ़ा ये है, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन देखो 6 दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको 2 ही दिख रहा होगा, तो स्टेबिलिटी जाहिर सी बात है किसका है। तो यहाँ मेजर और इसको हम बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, या माइनर इसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ से कितना 2 प्रोडक्ट निकल के आए, एक यह और एक यह। आगे बढ़ते हैं, नंबर सी की बात करते हैं। तो आप पाओगे यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दिख रहा है, हाँ हीट दे दिया, हीट नहीं भी दे तो समझना बात को। यहाँ पे कार्बन, इसके अल्फ़ा या दूसरा तो कोई सॉरी अल्फ़ा तो है ना, बीटा या, अब देखो दूसरा कोई तो बीटा है नहीं, बस कुछ मत करो, यहाँ से हटाओ और डबल बॉन्ड बना दो, बात खत्म। नहीं मान लो कि आपका यहाँ एच है, यहाँ पे यह आएगा, यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से ब्रोमीन हटेगा। क्लियर? चलिए ध्यान देना कि आपको बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा। यहाँ देखो अल्फ़ा तो यह हो गया और यह बीटा, क्या बीटा के पास हाइड्रोजन है? देखो तो इसका मतलब क्या, CH3 ना जी, तो बीटा के पास हाइड्रोजन नहीं है तो यह रिएक्शन होगा ही नहीं, काम खत्म। यहाँ आ जाइए तो आप पाओगे कि यह अल्फ़ा, कोई दिक्कत? अब आपको बीटा ढूंढना है। देखो तो आप देखोगे अल्फ़ा के बगल में बीटा, उधर देखो तो ये भी बीटा, इसमें तीन बीटा, एक बीटा की बात नहीं, 3 बीटा, कैसे काम चलेगा? बनाते हैं और देखते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक तो यह बन जाएगा। क्लियर? प्लस इधर पे बीटा, इधर ही बीटा, एक काम को सोचो जरा, ये तो एक ही बात है ना, मान लो कि इस साइड और इस साइड नंबरिंग एक ही बात है ना, आप कहीं एक ही बीट कहीं से हटाओ तो नाम वही काम वही, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इस यहाँ करो, बात वही है, तब किसी एक को मानकर चलेंगे। प्लस कुछ इस तरह से, यदि आप इसको मानते हो तो ऐसे आएगा, मेरा मन है कि हम इसको माने, आप इसको मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोनों में से कोई मान सकता है, ऐसा इसलिए ध्यान देना चीज़ को, नाम लिखोगे तो एक ही बात आ जाएगा, जब आप इसका नेमिंग करोगे तो 1 पे ही आएगा, इसको नेमिंग करोगे इधर 2 पे आएगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, ऐसा इसलिए करेंगे दोनों में से कहीं पे, क्योंकि दोनों का नेम क्या है, सेम है। चलो अब हम समझते हैं कि इसमें मेजर कौन है और माइनर कौन है। तो आप पाओगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 CH3 तो इसमें आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन मिल गया 12 और इसमें आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन मिल गया कितना, देखो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इधर तो है ही नहीं, मतलब है कि आपका इधर है 3 CH3 है यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इक्वल टू कितना 4। तो स्टेबल कौन हो गया, यही वाला नहीं किया आपका मेजर प्रोडक्ट और ये आपका क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? चलो तो ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए, यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर उसको हम और रिप्लाई देंगे। चलो एक इसमें एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ध्यान रखना, इसमें कई बार आपको कन्वर्जेंस रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, जैसे कि मान लो इसी में कई बार आपको सवाल आ जाते हैं कि इसको परिवर्तित कीजिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को, 1-2 बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं सवाल। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 2 ब्रोमो प्रोपेन से
2 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपीन बनाने के लिए, 2 ब्रोमोप्रोपेन से क्या आ जाए, प्रोपीन बनाने के लिए। और दूसरा सवाल आ जाए कि 2 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपेन 2 वाला आ जाए, कैसे करोगे? तो समझना बात को, यह प्रोपीन है, देखो एल्कीन आ गया और एल्काइल हाइलाइड कैसे सोचते हैं, जरा सोचो। हमको बनाना है एल्कीन और है हमारे पास हाइलोएल्कीन, तो तुरंत आपके दिमाग में बात चलना चाहिए कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने की संभावना अधिक है। तो 1 नंबर की बात करते हैं, पहले लिखो 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो CH3 CH ब्रोमीन और CH3, देखो तो यही तो 2 ब्रोमो प्रोपेन है ना। 1 2 और 1 3 नाम लिखना तो हम पहले ही सिखा दिए हैं ना स्टार्टिंग में ही। चलो तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, अब इसको यहाँ एल्कीन के फॉर्म में परिवर्तित करना है आपको। कैसे करोगे? तो तुरंत स्ट्रॉन्ग बेस लगाओ, स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर। हाँ, एक बात और आपको बता दें, यदि किसी को लगता है कि नहीं हम यहाँ पे वीक बेस लगाएंगे तो लगा सकता है वो, फिर है क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बेस लगाओ या वीक बेस लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस यही होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे तो जल्दी मिलेगा, सिंगल स्टेप में मिलेगा, और जब आप वीक बेस, नाम ही है वीक यानी कि कमज़ोर दुर्बल, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लगाओ जल्दी मिल जाएगा, ध्यान दो। तो CH2 और H तो इसको लिख ही सकते हो ना, बस एक काम करो CH3 रहने दो। आपको दिख रहा है कि यह अल्फ़ा है, यह बीटा और यह आपको क्या बीटा। तो अब OH माइनस आएगा तो इसके हाइड्रोजन को पकड़ेगा, क्लियर। और जैसे इसके हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से ब्रोमीन बाहर। तो कुछ नहीं करो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गया आपका, प्रोपीन बन गया, क्लियर। देखो इतना एरो दिखाने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में यदि या फिर सवाल पूछता है ना तो इतना एरो मत दिखाना, सीधे CH3 लिए बात समझाने के लिए हम इसको ऐसे मेंशन कर दे रहे हैं। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जैसे हम लिखे थे वो सब समझाने के लिए, नहीं दिख रहा है ये सब समझाने के लिए लिखे थे। आपको एग्जाम में सवाल पूछता है तो आपको ये एरो दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको प्रोडक्ट बनाना है, बात खत्म। हाँ, मैग्नीशियम करके अलग से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ 2 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपेन, पहला क्वेश्चन। दूसरा है 2 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपेन 2 मतलब है कि CH3 नंबर B यहीं पे ले लो, CH3 CH और B और CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन। इस सम को प्रोपेन 2 बनाना है, मतलब कि यह बनाना है CH3 CHOH और CH3, डेट इज कॉल्ड प्रोपेन 2। कैसे बनाओगे, देखो ये आपके पास OH है, OH यहाँ पे ब्रोमीन को यहाँ से हटा है और OH यहाँ पे जुड़ना है, तो जाहिर से बताएगी न्यूक्लियोफिलिक होने वाला, खुद सोचो। OH हटेगा, यहाँ ब्रोमीन हटेगा, एक हटेगा दूसरा आएगा, एक हटेगा और दूसरा आएगा, तो सिंपल सी बात है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, अल्कोहलिक नहीं, एक्वस यानी कि जलीय KOH या NaOH, या इसको भी नहीं मान दो सीधे H2O यूज कर लो। यहाँ से OH माइनस हटे आएगा और यहाँ से ब्रोमीन क्या होगा, ख़त्म होगा। तो ये रिएक्शन कौन सा कहलाता है, एसन रिएक्शन। हाँ, एसन में भी 2 चीज़ है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जब H2O सिर्फ लिखा हुआ मिल जाए तो समझना कि SN1 के थ्रू हम प्रोपेन 2 बना रहे हैं। जलीय KOH NaOH और हीट की मेंशन हो तो समझना कि हम SN2 से बना रहे हैं। तो खैर उससे बहस नहीं है, यह आपका ध्यान, जब भी ब्रोमीन हटा OH आया या यहाँ पे CN जोड़ दें, KCN लिख दें,
तो क्या हो जाएगा प्रोपेन साइनाइड हो जाएगा। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो वहाँ पे समझना होगा कि वहाँ पे एसिड रिएक्शन की कहानी है और बाकी वाले में E2 की कहानी है। मतलब है कि हम यहाँ पे अंततः यही बात बोल रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा कन्वर्जन का सवाल आ जाए तो हैलो एल्केन देखना कि ये हैलो एल्केन से एल्कीन जाना है हमको, फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि हैलो एल्केन से एल्कीन जाना है तो सीधी बात आप शो करना एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ E1 भी कर सकते हो, E2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिएजेंट को ध्यान रखना। यदि आपको हैलो एल्केन से अल्कोहल जाना होगा, साइनाइड में जाना होगा, तो आप एसएन दिखा सकते हो, SN1 भी दिखा सकते हो, SN2 भी दिखा सकते हो, जब तक मेंशन नहीं किया हो। यदि मेंशन कर दिया हो कि SN1 दिखाना है तो वहाँ पे H2O वगैरह यूज करना है। यदि आपको मेंशन नहीं किया हो तो कुछ भी कर सकते हो। चलो तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग